नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आरपीएस में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की थी, जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग अब हर एग्जाम का फॉर्म भरने पर कैंडिडेट से फीस वसूलने की तैयारी में है। आरपीएससी के सेक्रेटरी रामनिवास मेहता व मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा है और सरकार के स्तर पर इस पर निर्णय होगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने आरपीएससी में वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की थी, जिसे राजस्थान लोक सेवा आयोग अब हर एग्जाम का फॉर्म भरने पर कैंडिडेट से फीस वसूलने की तैयारी कर रहा है। आरपीएससी के सेक्रेटरी रामनिवास मेहता व मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है और सरकार के स्तर पर इस पर निर्णय होगा। प्रस्ताव में बताया गया कि पिछली कुछ भर्ती परीक्षाओं में सामने आया है कि लाखों अभ्यर्थी निःशुल्क फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन परीक्षाओं में शामिल होने वालों की संख्या आवेदन करने वालों की संख्या से काफी कम है। हालांकि प्रस्ताव में आरपीएससी ने यह भी कहा है कि फॉर्म भरने के बाद एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी को वह फीस 1 महीने में रिफंड भी कर दी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो इसका असर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा चुके 56 लाख कैंडिडेट पर पड़ेगा। आयोग का मानना है कि फ्री में आवेदन करने की छूट का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। बेवजह कैंडिडेट आवेदन कर रहे हैं, इससे आयोग को समय व धन दोनों का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। पेपर को सेंटर तक पहुंचाने, एग्जाम सेंटर पर एग्जामिनर लगाने, चेकिंग करने सहित अन्य व्यवस्थाएं करानी पड़ती है। इसके लिए समय व धन दोनों ही लगता है। आयोग के अनुसार एक कैंडिडेट के लिए एग्जाम की व्यवस्था करने में 400 रूपए खर्च होते हैं, जिससे आरपीएससी को आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर आरपीएससी ने नकल रोकने के लिए कई सुधार किए हैं। हाल ही में अभ्यर्थियों को ओटीआर में लाइव फोटो कैप्चर करना अनिवार्य है। इसके तहत फॉर्म भरने के लिए ई-केवाईसी सेक्शन में जाकर लाइव फोटो कैप्चर लिंक पर क्लिक करना होता है। ऑनलाइन आवेदन तभी स्वीकार किया जा रहा है जब अभ्यर्थी अपनी लाइव फोटो कैप्चर करेगा। परीक्षाओं में कोई शुल्क नहीं लग रहा है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हुए कि पैसा लग नहीं रहा है इसलिए फॉर्म भर देते हैं। तो राज्य सरकार को निवेदन किया गया है कि ये निःशुल्क तो भले ही हो, लेकिन केवल उन लोगों के लिए निःशुल्क हो जो परीक्षा में बैठ रहे हैं, यानी पहले उनसे शुल्क ले लिया जाए और जो परीक्षा में बैठ गए उनको वो शुल्क लौटा दिया जाए। अधिकतम 20, 25 या 30% ही अभ्यर्थी जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो परीक्षा में बैठ रहे हैं। ये आवेदन निःशुल्क है, इसलिए अभ्यर्थी जो है न्यूनतम योग्यताधारी भी नहीं है, फिर भी वो परीक्षाओं के आवेदन कर रहा है। अगर किसी परीक्षा के लिए न्यूनतम जो हमारी योग्यता है, अगर एमए और नेट और स्लेट है, तो वो बीए पास, 12वीं पास लोग भी हमने ऐसे पकड़े हैं सेक्रेटरी साहब ने कि वो लोग न्यूनतम योग्यताधारी भी नहीं थे और फिर भी वो उन्होंने आवेदन। 2 दिन पहले कार्यभार संभालने के बाद अजमेर की नवनियुक्त पहली महिला जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां मीडिया से वार्ता के दौरान राणा ने बताया कि कमियां हर डिपार्टमेंट में होती है, हमें लगातार एक साथ मिलकर कमियों पर काम करते रहना होगा। 2 दिन पहले कार्यभार संभालने के बाद अजमेर की नवनियुक्त पहली महिला जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां मीडिया से वार्ता के दौरान राणा ने बताया कि कमियां हर डिपार्टमेंट में होती है, हमें लगातार एक साथ मिलकर कमियों पर काम करते रहना होगा। जहां जैसे कमियां काम के दौरान दिखाई देगी, वैसे ही उन पर काम किया जाएगा। वहीं कार्यालय के भवन में पानी रिसने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिल्डिंग पुरानी होने से थोड़ी बहुत सीलन जैसी समस्या आ रही है, जिसका निवारण टीम से डिस्कस करके किया जाएगा। वहीं इसका प्रपोजल बनाकर आगे अवगत करवाया जाएगा। आपको पता है कि मैंने परसों ज्वाइन किया है, तो आज कार्यालय का निरीक्षण किया गया। कमियों वाली तो क्या बात है, पॉइंट ये है कि हमें इम्प्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली करना होता है, तो उसी प्रकार से कार्यालय में भी कितना भी इम्प्रूवमेंट किया जाए और इम्प्रूवमेंट का हमेशा ही स्कोप रहता है। तो अब पूरी टीम के साथ काम करेंगे और जो भी कमियां धीरे धीरे काम के समय नज़र आएंगी उनको और अच्छी तरीके से कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई जाए कार्यालय की, इसके ऊपर काम किया जाएगा। ये इस तरीके की जो समस्याएं हैं, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है तो उसमें इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं, तो वो अपनी टीम के साथ डिस्कस करके प्रपोजल बना के भेजे जाएंगे और जो भी रिपेयर है उनको रिपेयर आवश्यकता अनुसार करवाने का प्रयास किया जाए। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर एक वाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने दरगाह के अंदर मंदिर के होने का दावा किया है। इसी को लेकर दरगाह दीवान ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने हिंदू सेना द्वारा किए गए इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं विषैली मानसिकता रखती है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ख्वाजा साहब की दरगाह को लेकर एक वाद दायर किया, जिसमें उन्होंने दरगाह के अंदर मंदिर होने का दावा किया। इसी को लेकर दरगाह दीवान ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने हिंदू सेना द्वारा किए गए इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं विषैली मानसिकता रखती है और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करती है।
उन्होंने कहा कि दरगाह न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि अन्य धर्मों की भी आस्था का केंद्र है, जहां हर साल दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लंगर का आयोजन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। जहां मुल्क की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा है कि ख्वाजा साहब की दरगाह के अंदर मंदिर बना है। सिर्फ एक किताब के आधार पर ये बात साबित नहीं होती है। ये विषैली मानसिकता उत्पन्न कर रही है। जहाँ दूसरी ओर उन्होंने सरकार से ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, जानशीन उत्तराधिकारी, आध्यात्मिक प्रमुख सज्जादा नशीन किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब अजमेर शरीफ दरगाह से ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन के बिहाफ पे आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सब के बीच में एक बहुत अहम मसला है जिसके लिए मैंने आपको आमंत्रित किया है। आप लोग आए, तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज के समाचार पत्रों से हमें जानकारी मिली है और अभी हमारे वकीलों से भी हमें जानकारी मिली है कि अजमेर न्यायालय में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह साहब के मामले में एक सिविल वाद दायर किया गया है हिंदू सेना नामक संस्था द्वारा। यहाँ पर उन्होंने दावा किया है कि यहाँ पर शिव मंदिर होने का दावा किया है और विभिन्न प्रकार के दावे किए गए हैं, जिसको मैं ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। ये एक विषैली मानसिकता है। हमें पूरे देश को इस पर सोचना होगा कि देश में राजनीति और धार्मिक कट्टरता कितनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि अजमेर जैसी पवित्र स्थल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह की दरगाह, जो हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान और साथ साथ में मुसलमानों के साथ साथ हर धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं, यहाँ हाजिरी देते हैं। ये वो दरगाह है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हर साल नवाज के उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं। नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे के मौके पे, उनके जन्मदिन के मौके पे यहाँ पर लंगर बना करके बांटा जाता है। तमाम धार्मिक और राजनीतिक लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। लेकिन हिंदू सेना संस्था नामक जो वाद प्रस्तुत किया गया है वो एक तरह से उनकी विषैली मानसिकता को दर्शाता है। हम सिरे से इसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास की तारीख उठा के देखेंगे तो ऐसी कहीं तारीख मौजूद नहीं कि इस धार्मिक स्थल पे किसी ने उंगली उठाई हो। अजमेर दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह 1192 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से इस दरगाह के अंदर तमाम किस्म के जितने भी राजा रजवाड़े, चाहे वो मुगलों से पहले तुगलक हों, खिलजी हों, राजपूत राजा हों, यहाँ तक के मराठा भी, सब ने इसमें अपनी अकीदत जाहिर करी है, इस दरगाह पे हाजिरी दी है। सबने मान सम्मान की नज़र से इस धार्मिक स्थल को देखा है और उनके बाद में अंग्रेजों भी हुकूमत आई, उन्होंने मान सम्मान की नज़र से इसको देखा। किसी भी तारीख में, किसी भी इतिहास की पुस्तक में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर किसी किस्म से भी मंदिर हो या किसी किस्म की पूजा पाठ रही हो। दरगाह के अतराफ में, दरगाह जो 13 बीघा की एक भूमि है, दरगाह एंडोमेंट, उसके अंदर किसी किस्म से आज तक किसी इतिहास की बुक में नहीं है। और जिस एक सिंगल बुक का हवाला दिया जा रहा है, इसमें हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, जो हरबिलास शारदा जी के द्वारा लिखी गई थी, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। हम इसको सिरे से कंडेम करते हैं। जिन झूठे तथ्यों पे, मनगढ़ंत इतिहास पे ये दावा पेश किया गया है, इसको पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा, इसकी सामना किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इस दावे को खारिज किया जाएगा। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने आज अजमेर शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नवनियुक्त जिला कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपकर शहर और शहर वासियों के हित में समाधान करने की मांग रखी है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मंडल ने आज अजमेर शहर की विभिन्न समस्याओं के समाधान आज हमने यहाँ जिलाधीश महोदय से
एक कांग्रेस का हमारा शिष्टमंडल मिला है, जिसके अंदर हमने स्थानीय समस्याओं को लेकर जो बात की है। कुछ दिन पूर्व आना सागर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी और उसके पानी छोड़ने से अजमेर शहर की सारी निचली बस्तियां जो है वो जलमग्न रही और लोग अपने घरों से भी बाहर नहीं निकल पाए। उस संदर्भ में कहा है कि जब बरसात आती है उस वक्त हम सुध लेते हैं, अभी से अगर उसकी सुध ली जाए, क्योंकि आना सागर में लाखों टन मलबा इन्होंने उस वर्किंग को करने से डाल दिया। साथ ही जो है उसका जो पूरा क्षेत्रफल था उसको आधा कर दिया, तो उससे उसकी क्षमता समाप्त होने से आना सागर बहुत जल्दी फुल होगा और ये समस्या तो लगातार हर बार आएगी। और हर बार आएगी तो क्या जनता अजमेर की इसी तरह पानी में डूबती रहेगी या इसी तरह घरों में बैठी रहेगी पानी के बीच में? तो इस समस्या के लिए एक हमने बात की है। साथ ही दीपावली आने को है, अजमेर की सड़कें जो बदहाल स्थिति में है। कुछ दिन पूर्व एक महिला की डेथ हो गई यहाँ कचहरी रोड पे। साथ ही सैकड़ों लोगों के, किसी के हेड इंजरी, किसी के फ्रैक्चर जिस तरह गिरने से हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अधिकारी लेंगे या यहाँ के जनप्रतिनिधि लेंगे? इस चीज़ के लिए भी हमने अभी बात की है कि दीपावली से पहले पूरे रोड दुरुस्त होकर नया डामरीकरण होना चाहिए मुख्य मार्गों पे। अजमेर के नए कलेक्टर के द्वारा जिस तरह से अध्यक्ष जी ने, जयपाल जी ने आपको बात बताई, हम लोगों ने कहा कि जो स्मार्ट सिटी में जो काम हुआ है वो गुणवत्तापूर्ण काम नहीं हुआ है। इसकी जो DPR बनी थी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के कार्यकाल में, उनकी सरकार में बनी थी, इम्प्लीमेंटेशन जब हुआ उनके कार्यकाल में हुआ, और अब पहली बार रिजल्ट आया है कि चाहे आपका रेलवे जो ब्रिज हो, चाहे आपकी रोडें हो, चाहे सड़कें हो, जिस तरह टूट गई, इसकी वर्त स्तर के ऊपर जांच होनी चाहिए और जांच होकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए। अजमेर के अंदर जो पानी की समस्या है उसका निदान भी करना चाहिए और हमारे को स्टोरेज बढ़ाना चाहिए। जो कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम कांग्रेस की सरकार ने हमारे यहाँ से एक प्रस्ताव बना के भेजा था भारत सरकार को, और भारत सरकार ने अमृत योजना सेकंड के अंदर 186 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। उसमें 60 टैंक बनने थे। वो टैंकों का पानी का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। अगर अजमेर के अंदर पेयजल की समस्या का निदान होगा तो आपको स्टोरेज चाहिए। स्टोरेज का जो समाधान है उसको भी हम लोगों ने निवेदन किया है। हम लोगों ने एक और मैंने विशेष तौर से निवेदन किया कि जिलाधीश महोदय, कलेक्टर साहब जो हैं वो अजमेर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन भी हैं, और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन ने 2 करोड़ रुपए का काम दरगाह बाईपास का जो स्वीकृत किया था, जिसका टेंडर हुआ, जिसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ, पर वो काम आज तक शुरू नहीं हुआ। तो ये जो धार्मिक रूप से जो अनुवाद के रूप में जो जिस तरह से उस काम को रोका गया है, तो मैंने निवेदन किया कि वहाँ खाली केवल मात्र मुस्लिम बस्तियाँ ही नहीं हैं, वहाँ हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, झंडेश्वर महादेव मंदिर भी है। उसको मद्देनजर रखते हुए तुरंत प्रभाव से उस काम को शुरू करवाया जाना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रोड की बात की है, पानी की बात की है, सड़क की बात की है, और आने वाले समय के अंदर आज इनसे औपचारिक बात कर इनसे जो निवेदन किया है, आगे अगर हमें जनता के हित में अगर पानी की आवाज़ उठाकर सफाई की व्यवस्था करके रोड की मांगों को लेकर अगर सड़क पे भी उतरना पड़ेगा तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, आंदोलन भी करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे। नाम अजमेर स्मार्ट सिटी रख लगा, लेकिन स्मार्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसी संदर्भ में नए कलेक्टर को ये बताने के लिए कि न पानी की व्यवस्था सही है, रोड की क्या स्थिति है, जो निचली बस्तियाँ उसमें किस तरह से पानी घुस जाता है, और ओवरऑल सारे अफसर जो हैं वो कार्य करने को तैयार नहीं है। चाहे वो देवनानी जी ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए या कुछ दिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि अजमेर की स्थिति सुधरे। पानी आज 96 घंटे में 72 घंटे में आ रहा है, जबकि बीसलपुर पूरा भरा हुआ है। रोड की स्थिति ये है कि आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड अभी तक ठीक नहीं हुई है। ये सब चीज़ें बताने के लिए हमने आज ज्ञापन दिया है और हमें विश्वास है कि नए। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबर के एक नए सफर के साथ। Excited? Holidays will be very boring for me. And opt for visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
अजमेर प्रगतिशील पशुपालक समिति की ओर से जिला कलेक्टर लोक बंधु को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसके तहत नगर निगम अजमेर पशुधन मानक व आवारा पशु नियंत्रण उप विधियों के क्रम में नगर निगम सीमा से बाहर पशुपालकों के लिए स्थान आवंटित करने व पशुपालकों को बेवजह परेशान करने के चलते ज्ञापन दिया गया। अजमेर प्रगतिशील पशुपालक समिति की ओर से जिला कलेक्टर लोक बंधु को पहले से ही पशुओं को रख, वहीं अब नगर निगम नियम के पशुओं को अजमेर से, वहीं सरकार जब चुनाव आते और अब सरकार है अभी थोड़े दिन पहले नगर निगम अजमेर जो है वो एक नियम पारित कर रहे हैं। अभी पारित हुआ नहीं, उससे पहले पशुपालकों को नोटिस दे रहे हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर आप पशुओं को यहाँ से अजमेर से बाहर निकालिए या बेचिए या कुछ भी कीजिए। एक तरफ तो जब चुनाव आते हैं तो गाय को माता घोषित करके, राष्ट्रीय माता घोषित करके गाय के ऊपर वोटिंग होती है, और अब जब चुनाव सब कंप्लीट हो गए तो नगर निगम कह रही है कि गायों को बाहर निकालो। अब जो पशुपालक यहाँ पे वैसे ही बारिश की इतनी मार पड़ी है, चारा बांटा किसी के पास है नहीं, बड़ी स्थिति खराब है, ऐसे में गाय लेके अपने वो कहाँ जाएगा। तो या तो जैसे कोटा में, जोधपुर में, दूसरे जिलों में जो जगह दे रखी है पशुपालकों के, देवनारायण जो बोर्ड बना रखा है, जो मिल्कमैन कॉलोनी जोधपुर में बना रखी है, वैसे उसी तर्ज पे अजमेर के पशुपालकों के लिए भी कोई व्यवस्था हो। उसके बाद में हम खुद चाहते हैं कि अजमेर सिटी से बाहर निकले, लेकिन उसके लिए कम से कम हमें वो तो दिया जाए, जगह तो दी जाए। बस तो हमारी यही मांग है कि हमें जो जैसे दूसरे जिलों में जगह दे रखी है पशुपालकों को, उस तरह हमें भी जगह दी जाए, तो हमें सारे पशुपालक अजमेर से। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में तारागढ़ पहाड़ी के नीचे तालाब में जल भराव से महामारी जैसी बीमारी के खतरे के अंदेशे के बाद नगर निगम नींद से जाग गया है और पीर गेर बाबा की दरगाह जाने वाले रास्ते में जल भराव से गंदगी को हटाने और पानी को साफ किए जाने का कार्य किया जा रहा है। अजमेर के दरगाह क्षेत्र में तारागढ़ पहाड़ी के नीचे तालाब में जल भराव से महामारी जैसी बीमारी के खतरे के अंदेशे के बाद नगर निगम नींद से जाग गया है। क्षेत्र में तारागढ़ और पीर गेम बाबा की दरगाह जाने वाले रास्ते में जल भराव से गंदगी को हटाने और पानी को साफ किए जाने का कार्य किया जा रहा है, जहां लबालब तालाब में एक नाव लगाकर पानी की काई और गंदगी जाले से साफ की जा रही है। स्थानीयों के अनुसार इस जल भराव का निकास नहीं हो पाने की वजह से 1 माह से आसपास के लोग अपने घरों तक में नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने चाली बल्ली लगाकर जुगाड़ भी बना रखा है, लेकिन पानी की बदबू और दलदल जैसी काई समेत पानी के जाले आम जन के लिए भारी मुसीबत बने हुए हैं। भाटा बाव क्षेत्र में पार्षद के द्वारा लोगों को राहत के लिए साफ सफाई करवाई गई है। गौरतलब है कि दरगाह मोरूसी अमला के उस्मान खान घड़ियाली और उनकी टीम ने जल भराव समस्या को लेकर आवाज उठाई थी। ऐसे में 1 माह के बाद अजमेर नगर निगम नींद से जागा है और दरगाह क्षेत्र के जल भराव की सुध ली है। राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं के निवारण हेतु विशेष अभियान के रूप में पोस्टल कॉलोनी स्थित टेकरी वाली मस्जिद पर नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव के नेतृत्व में एवं पुलिस उप अधीक्षक विजय सांखला की अध्यक्षता में CLG की बैठक आयोजित की गयी। राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं के निवारण हेतु विशेष अभियान के रूप में पोस्टल कॉलोनी स्थित टेकरी वाली मस्जिद पर CLG की बैठक आयोजित की गई है। इस संदर्भ में राज्य के सभी थाना अधिकारियों को निर्देशित किया गया, जिस पर टेकरी वाली मस्जिद पर नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक विजय सांखला की अध्यक्षता तथा नसीराबाद उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव के नेतृत्व में CLG बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी थाना अधिकारी घनश्याम मीणा तथा नायब तहसीलदार राकेश कुमार भी उपस्थित रहे। नसीराबाद पुलिस उपाधीक्षक विजय सांखला ने बताया कि राज्य भर में थाना स्तर से लेकर जिला स्तर तक CLG जन सहभागिता मीटिंगों का आयोजन करने के लिए एक विशेष अभियान 21 सितंबर से प्रारंभ हुआ, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य में सांप्रदायिक घटनाओं का निवारण और शांति व कानून बनाए रखना है। बैठक के दौरान नसीराबाद पुलिस उप अधीक्षक ने उपस्थित मुस्लिम समुदाय के लोगों से वार्ता करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में शांति होनी चाहिए। यदि किसी भी नागरिक का वाद विवाद या झगड़े की समस्या हो तो वह तुरंत बेझिझक सिटी थाना पहुंचकर अधिकारी से संपर्क कर बात कर सकते हैं, परंतु किसी बात को सांप्रदायिक रूप देने से बचना चाहिए और शांति से विवाद को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे।
बात बताते हैं, हमारी भी बात उन तक ही पहुँचती है, वहीं तक रह जाती है, आगे सब तक नहीं पहुँचती है। तो हमने ये चालू किया कि मोहल्ले में मीटिंग ले लें, इसी बहाने सबसे परिचय भी हो जाएगा। और जो आप लोगों के हमारे बीच में छोटा सा गैप होता है, एक आम आदमी थाने में जाने से पहले बार सोचता है कि मैं किसी आदमी को साथ में लेके जाऊँ थाने, या किसी के पहले फ़ोन करा के जाऊँ। वो इसलिए कारण है कि हम आपस में मिले ही नहीं होते कभी। तो इसका मकसद ये है कि हमारे बीच में जो गैप है उसको ख़त्म करना, और आपकी समस्याएं हमारे तक पहुँचे। हमारी जो बात है कि पुलिसिंग कैसे होती है, हम क्या काम करते हैं, वो आप तक पहुँचे। तो ये ओवरऑल मीटिंग का था। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग अपने मोहल्ले की समस्या बताएं, पुलिस से संबंधित, और एसडीएम साहब बैठे तो आप बाकी समस्याएं भी बता ही सकते हैं कि जो भी आपको समस्या हो कि इस तरह की हमारे को हम नसीराबाद सिटी जो थाना यहाँ काम कर रहा है, इसमें ये काम होना चाहिए, यहाँ गश्त बढ़नी चाहिए, या और किसी प्रकार की जो आपकी समस्या हो। घूघरा घाटी स्थित जयपुर रोड के पास बिजली की डीपी से करंट आने से सांड की मौत हो गई, जहां बताया जा रहा है कि डीपी से करंट का प्रवाह हादसा होने के बाद भी चालू है, जिससे आगे भी हादसा होने की संभावना है, क्योंकि मृत पशु को देखकर अन्य आवारा पशु भी डीपी के आसपास भटक रहे हैं। घूघरा घाटी स्थित जयपुर रोड के पास बिजली की डीपी से करंट आने से सांड की मौत हो गई, जहां बताया जा रहा है कि डीपी से करंट का प्रवाह हादसा होने के बाद भी चालू है, जिससे आगे भी हादसा होने की संभावना है, क्योंकि मृत पशु को देखकर अन्य आवारा पशु भी डीपी के आसपास भटक रहे हैं। जहां क्षेत्रवासियों ने टाटा पावर को सूचना देते हुए अपने क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया, जहां टाटा पावर की टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है। साथ ही नगर निगम को भी सूचना दी गई है। वहीं क्षेत्रवासियों का कहना है कि डीपी के आसपास के क्षेत्र पर तारबंदी की जाए और पशुपालकों को अपने पशुओं को खुला नहीं छोड़ने की हिदायत दी जाए। बारिश के समय हादसे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सड़कों पर बैठे आवारा पशुओं को सुनियोजित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए ताकि सड़क हादसों में कमी आए। हमारे दीपक जी हैं, दीपक जी उन्होंने सूचना दी और जमादार जी ने भी सूचना दी कि इस जगह करंट आया हुआ है एक्स नंदी के। जैसे आकर देखा तो उसको लग रहा है कि समय हो गया है, मक्खियाँ और ये बैठी हैं। वैसे तो डीपी पूरी पैक थी, और बाहर वाली जो छोटी डीपी है वो बाहर थी। किस तरह से यहाँ पहुँचा, कैसे करंट आया इसका तो पता नहीं, बट अभी टाटा पावर की टीम को अभिषेक जी को सूचना दे दी, उनकी टीम पहुँच रही है मौके पर। उसको पूरा पैक करवा कर नंदी को यहाँ से जो वाहन है नगर निगम का उसको बता दिया है, सूचना दे दी, यहाँ से भिजवा रहे हैं। कोई हादसा नहीं, उसके लिए इसको पूरा पैक करवा दिया जाएगा अभी, और किस कारण से कैसे हादसा हो गया ये पता नहीं। हमको क्या करना चाहिए? पशुपालकों से मैं ये आग्रह करूँगा कि जितना आप जानवर पालने के लिए और इनको रखना आप अच्छा लगता है और रखना भी चाहिए, और इनको आप घरों में रखिए, इस तरह से रोड पे नहीं छोड़ें, जिससे कि आमजन और पशु देख रहे हैं कि इस टाइम में, बारिश के टाइम में कई जगह हादसों में कई काले कलर की भैंस, गायें या नंदी इस तरह के बैठे रहते हैं। तो आने वाले जो 2 पहिया वाहन है, 4 पहिया वाहन है, उनको नहीं दिख पाता, तो सड़क दुर्घटना हो जाती है। उसमें कई बार रेडियम भी लगाए गए हैं, गलों में बेल्ट भी पहनाए गए हैं, मगर वो एक सिर्फ टेम्परेरी काम है, परमानेंट नहीं है। तो आप सभी पशुपालकों से मैं ये आग्रह करूंगा कि जो भी आप पशु पालने की इच्छा रखते हैं और पालने चाहिए, मगर इनको घरों में रखिए, इस तरह से रोडों पे नहीं छोड़ें। जयपुर नौरीबाग के पास में जो कचरा पात्र बना हुआ वहाँ की जगह है, यहाँ के सांड डीपी की वजह से खुली है, उस वजह से सांड के करंट आ गया और मर चुका है। इसको आप देखोगे तो आप आगे इस सांड को देख के कई सांड यहाँ कचरेबाग यहाँ घूम रहे हैं, उनको भी करंट लग सकता है। उनको 2-4 बार हमने भगाया है, लेकिन वही स्थिति है कि बार बार भाग के यहाँ आ रहे हैं। इसको डीपी को या ये हटवाई जाए या फिर इसके कुछ ना कुछ कानून व्यवस्था। तोपधड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यूईईसीओ स्तर पर किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 10 स्कूलों के तकरीबन 50 छात्रों ने भाग लिया, जहां 10 स्कूलों में 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल व 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय सम्मिलित किए गए। तोपधड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में यूसीओ स्तर पर किशोरी शैक्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 10 स्कूलों के तकरीबन 50 छात्रों ने भाग लिया, जहां 10 स्कूलों में 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल व 6 उच्च प्राथमिक विद्यालय सम्मिलित हुए। जहां इस कार्यक्रम को मोटे मोटे तौर पर 2 प्रभागों में विभाजित किया गया, जिसमें से पहला प्रभाग 6 से 8 वर्ष के बच्चों का अलग ग्रुप व दूसरा प्रभाग 9 से 12 वर्ष के बच्चों के अलग ग्रुप बनाए गए, जिसमें 3-3 के अलग ग्रुप बनाए गए, जहां प्रत्येक ग्रुप के बच्चों के लिए अलग अलग विषय रखे गए। जैसे पहले ग्रुप में हिंदी व इंग्लिश, दूसरे ग्रुप में भाषा संबंधित, तीसरे में गणित, विज्ञान, पर्यावरण संबंधित विषय रहे, जहां बच्चों ने प्रभावी वर्किंग मॉडल रिप्रेजेंट किए। इन मॉडल के माध्यम से हर एक छात्र अपनी बात कहने व अपने भाव समझाने का प्रयास कर रहा है। प्रत्येक स्कूल के एक छात्र व एक शिक्षक ने कार्यक्रम में भाग लिया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तोपधड़ा अजमेर में किशोरी मेले का यूसीओ स्तर पर आयोजन किया गया। हमारे यूसीओ में कुल 10 विद्यालय हैं, जिनमें 4 सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 6 जो है उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। हमने इस किशोरी मेले में
दो मोटे मोटे जो है वो प्रभाग रखें। पहला प्रभाग ऐसा है जिसमें 6 से 8 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं और दूसरा प्रभाग है जिसमें 9 से 12 तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। दोनों प्रभागों में 3-3 जो है वो ग्रुप रखे गए और प्रत्येक ग्रुप में विषय रखा गया। जैसे पहला ग्रुप है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी रहेगा, दूसरा विषय जो भाषा संबंधी है, दूसरा जिसमें गणित और विज्ञान रहेगा और तीसरे में पर्यावरण सामाजिक ज्ञान वाला विषय रहेगा। इस प्रकार से इन दो ग्रुपों में 3-3 और ग्रुप हैं और ये सारा ग्रुप मिलाकर प्रत्येक बालक बालिका इसमें भाग ले सकता है। और आज किशोरी मेले में हमारे 10 विद्यालयों के लगभग 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बहुत ही आनंदपूर्वक इस कार्यक्रम को किया। बच्चों ने जो मॉडल्स बनाए वो मॉडल्स वर्किंग मॉडल है, उनको देखकर लगता है कि क्रिएटिविटी जो बच्चों में है वो इस प्रकार की है। बहुत बच्चों ने सुंदर मॉडल बनाए हैं, अपने पोस्टर बनाए हैं और अपनी बात को इसमें रखा है, जो वो जानना चाहते हैं और हमें बताना चाहते हैं। सभी स्कूल से एक प्रतियोगी शिक्षक भी आया है जो अपने अपने बच्चों को लेकर आज यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने भी एक दूसरे का देखकर ये निर्णय लिया कि हमें इस प्रकार से अगली बार और काम करना है। अजमेर के कोटड़ा स्थित प्राचीन बाबा रामदेव के मंदिर के पास फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने श्रीमद् भागवत कथा के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जहां कलश यात्रा के साथ पितृ तर्पण कार्यक्रम के तहत पितरों की शांति का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सेवाएं निःशुल्क रहेगी। जहां बताया जा रहा है कि परमपिता परमेश्वर एवं माता पिता के आशीर्वाद से भव्य और दिव्य श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन प्राचीन बाबा रामदेव मंदिर फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने होने जा रहा है, जो 26 सितंबर से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। कथा का जो समय है दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक रहेगा और कथा के जो हमारे आयोजक परिवार है भरत जी पार्षद साहब, यादव साहब और कदम परिवार के तत्वाधान में कथा भव्य और दिव्य होने जा रही है। और प्रथम दिवस कलश यात्रा जो होगी तेजाजी चौक मंदिर, प्राचीन तेजा चौक मंदिर कोटड़ा से 10:30 बजे गाजे बाजे के साथ में कलश यात्रा होगी, जिसमें अनेक महिलाएं अपने सिर पर माथे पर कलश लेकर के और मुख्य यजमान पोथी को लेकर के और बाल गोपाल सरकार के साथ जो है नगर भ्रमण किया जाएगा। और नगर भ्रमण के बाद में कथा पांडाल पर पहुंचेंगे। उसके बाद में वैदिक विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा मंडलों का पूजन विधान एवं व्यास पूजन होगा। तत्पश्चात दोपहर 2 बजे भव्य और दिव्य कथा प्रारंभ होगी। ठाकुर जी की इच्छा से 26 सितंबर से श्रीमद् भागवत कथा का कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है रामदेव मंदिर फ्लोरेंस के सामने। ठाकुर जी ने इस बार कदम परिवार को आशीर्वाद दिया। उसके तहत 26 सितंबर को प्राचीन तेजाजी मंदिर से कलश यात्रा रवाना होगी, जो बंजारा बस्ती, सिनेवर्ड, हरिभाव मैन होते हुए फ्लोरेंस अपार्टमेंट के सामने रामदेव जी मंदिर पहुंचेगी। उसके तहत कृष्ण लीला का प्रोग्राम है, कृष्ण की कथाएं होगी, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लास्ट 2 अक्टूबर को अमावस के दिन निःशुल्क पितृ तर्पण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंदर जो अपने पितरों के निमित्त शांति पाठ कराने के लिए गया में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, बूढ़ा पुष्कर जाते हैं, वह कार्यक्रम 30 तारीख को अमावस 2 तारीख को अमावस के दिन यहाँ पर रामदेव जी मंदिर में निःशुल्क किया जाएगा। इसमें कौन है कथावाचक? कथावाचक हमारे दिनेश गुरु जी हैं, वो पधारेंगे और अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का गुरु। खबरों के इस सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।